दीवानपुर गांव में सूरज अपनी बूढ़ी मां निर्मला के साथ रहा करता था। सूरज के पिता की एक गंभीर बीमारी के कारण काफी सालों पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके बाद सारा कार्यभार सूरज के कंधों पर ही आ चुका था और सूरज इसे अच्छे से निभा भी रहा था। लेकिन आज निर्मला काफी खुश थी क्योंकि सूरज शादी के बंधन में बंध चुका था। निर्मला अब अपनी बहू गौरी को उसका कमरा दिखाती है। निर्मला बहुत खुश थी, पूरा परिवार बहुत खुश था। इसी के साथ अगले दिन निर्मला की बहू गौरी रसोई की पहली रस्म में अपने हाथों से हलवा बनाती है, जो घर वालों को काफी पसंद आता है। अब तो बीवी आ गई है तो माँ के हाथों का स्वाद तो तू भूल ही गया है। कल तक जो माँ के हाथों के स्वाद की तारीफ किया करता था, आज वो अपनी पत्नी के हाथों के बने हलवे की तारीफ कर रहा है। निर्मला इतना बोलकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी गौरी अपने पति सूरज से कहती है, माँ जी को बुरा तो नहीं लगा ना? आपको क्या जरूरत थी हलवे की तारीफ करने की? बाद में कर देते ना। हाँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, हलवा खाकर मुझसे रहा ही नहीं गया। तभी निर्मला अपने कमरे से आती है और अपनी बहू को अपने पास बुलाती है। माँ, आप बुरा मान गई क्या? अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। आपसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। मैं तो बस गौरी का दिल रखने के लिए ये सब कह रहा था। अरे बिल्कुल भी नहीं, मुझे सच में बहू के हाथों का हलवा बहुत पसंद आया, तभी तो मैं बहू के लिए अंदर से ये लेने गई थी। निर्मला एक पुराना सा छोटा सा बक्सा खोलती है और उसमें से पायल निकालती है, जो काफी भारी था और उसमें ढेर सारे घुंघरू लगे थे। ये पायल मेरी सास ने मुझे दिए थे। पूरे 6 तोले का पायल है। एक पायल 3 तोले का है। और हाँ, ये मेरी सास यानी तेरी दादी को उनकी सास ने दिया था और तेरी दादी की सास को ये पायल उनकी सास ने दिया था। ना जाने ये परंपरा कितने पीढ़ियों से चल रही है। हाँ, मुझे याद तो है। आपने एक बार बताया भी था कि दादी ने आपको पायल दिया है। सच कहूँ तो ये पायल बहुत ही सुंदर है माँ, और गौरी पर बहुत जचेगा। क्यों गौरी? सचमुच माँ जी, ये पायल तो बहुत सुंदर है। मेरा एक ही बेटा है। जब से इसका बाप गया है तब से मैं इसे बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा की हूँ, और जब ये बड़ा हुआ तो इसने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझी और घर संभाल लिया। अब तू आ गई है तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मैंने तो मान भी रखा था कि मैं सूरज की शादी होते ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊंगी। कलावती के साथ परसों ही मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हूँ। तुझे बताना ही भूल गई थी। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तुम दोनों ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताओ। मैं कलावती और गांव की 1-2 औरतों के साथ जा रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं होगी, तू चिंता मत कर बेटा। अगले ही दिन निर्मला कलावती के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ती है। उधर सूरज और गौरी अपनी नई शादीशुदा जिंदगी जी रहे होते हैं। सच कहूँ तो तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर इस रौनक को थोड़ा और बढ़ाया जाए। क्यों ना आज मैं माँ जी का दिया हुआ पायल पहनूं और उसकी छन-छन की आवाज से आपको और भी दीवाना कर दूं। जिस वक्त सूरज और गौरी आंगन में बैठे बातें कर रहे होते हैं, उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। सच कहूँ तो ये पायल उस जमाने में कितना महंगा रहा होगा। देखो जरा, सचमुच कितना भारी है। और अब के वक्त भी ये काफी महंगा है। 6 तोला तो बहुत ज्यादा होता है। सूरज के कहने पर गौरी वो पायल पहन लेती है और आंगन में घूमने लगती है। पायल की छन-छन की आवाज बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन इस बात को सूरज के घर के बाहर कान लगाए 2 चोर सुन रहे होते हैं। दरअसल दीवानपुर गांव में पिछले 15 दिनों से खूब चोरियां हो रही थी, जिससे गांव वाले बेहद परेशान थे। गौरी और सूरज दोनों ही अब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। गौरी वो पायल अपने पैरों में ही पहन कर रखती है। अब करीब 2 घंटे बाद रात के 2 बजे जब पूरा गांव शांत हो जाता है, तो वो दोनों चोर सूरज के घर में घुसते हैं और सूरज और गौरी के मुंह पर तकिया रखकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। दोनों की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और वो चोर वो भारी भरकम पायल लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अगली सुबह, अरे बेचारी निर्मला तो तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई है। यहाँ उसके घर में चोरों ने चोरी तो की, लेकिन उसका सब कुछ लूट लिया। बहू बेटे को मौत के घाट उतार दिया उन दुष्टों ने। सारा गांव सन्न रह जाता है और जब अगले दिन तो वो भी अपने बहू बेटे को खोने के बाद पागल सी हो जाती है। लेकिन कोई कर भी क्या सकता था, जो ऊपर वाले को मंजूर था वही हुआ। इस बात को कई महीने बीत जाते हैं। एक रोज गांव की कुंती
हैंडपंप पर देर रात पानी भर रही होती है। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है और ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? कुंती इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। तभी जब कुंती पानी लेकर घर जाने लगती है तो उसके सामने अचानक से एक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर कुंती वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब कुंती को होश आता है तो अपने घर के आंगन में खाट पर पड़ी मिलती है और लोगों ने उसे घेर रखा होता है। अरे कुंती, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, क्या जरूरत है देर रात पानी लेने जाने की? देखो जरा कैसे बेहोश पड़ी थी तुम। अरे अभी भी मैं 17 साल 18 साल की लड़कियों के काम के मामले में छक्के छुड़ा दूं, लेकिन मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले तो मुझे पायल की आवाज आई, जब मैं मुड़ी तो मेरे सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। लंबे लंबे दांत, आंख एकदम लाल, हवा में लहराते बाल, जिसे देखकर मैं डर गई और वहीं बेहोश हो गई। अरे रात के वक्त आजकल मैं भी घूमने निकलता हूँ तो पायल की आवाज सुनता हूँ, और परसों तो मैंने एक औरत को भी देखा था जो जंगल की तरफ जा रही थी। मैं समझ गया था ये कोई बुरी शक्ति ही हो सकती है। हाँ। गांव वाले अब हर दूसरे तीसरे दिन उस चुड़ैल को देखने लगे। उसके पायल की आवाज से लोग डर जाया करते और कुछ देर बाद वो लोगों के सामने आ जाती, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चुड़ैल चाहती क्या है। वो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन उसे देखकर लोग अपनी सुध बुध खो दे रहे थे। आप सभी की बातों पर मुझे पूरा विश्वास है। क्या आप लोगों को एक चुड़ैल नजर आ रही है, लेकिन वो आपका कोई नुकसान नहीं करती। अरे सरपंच जी, डरने की बात तो है ही। वो चुड़ैल एकदम मुंह के सामने आ जाती है और कहने लगती है मेरे कातिल को मौत मिलनी चाहिए। घनश्याम काका, आज के समय में आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पर बच्चे विश्वास ना करें। साइंस के जमाने में भूत प्रेत की बातें करना ठीक नहीं। मैं और मेरा दोस्त प्रकाश भले ही नशा करते हैं, लेकिन किसी के घर में चोरी चकारी तो नहीं करते ना काकी। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसे कल ही गांव में बुलाता हूँ। वो तांत्रिक बाकी की चीजें संभाल लेगा, डरने की कोई बात नहीं है। गांव के लोग सरपंच की बात मानकर रात होते ही घर से निकलते ही नहीं। अब अगले दिन गांव में एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो तांत्रिक आते ही गांव के चारों दिशा में गंगा जल छिड़कता है और आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। पलक निरंजन कर दे सबका भंजन, मैं उस आत्मा की बात कर रहा हूँ तो रात के वक्त पायल पहनकर पूरे गांव में घूमती है और उसे जो भी दिख जाए उसे अपने कातिल के बारे में बताने की कोशिश करती है। गांव वाले तांत्रिक को देख रहे होते हैं। तांत्रिक गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और साधना में लीन हो जाता है। धीरे धीरे दोपहर से शाम और शाम से रात होती है। रात के घने अंधेरे के बीच तांत्रिक को पायल के छनकने की आवाज आने लगती है। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने वो चुड़ैल मौजूद होती है। बाकी गांव वाले अपने घर की खिड़कियों से तांत्रिक को देख रहे होते हैं। मैं सूरज की अर्धांगिनी, जैसे उन दो चोरों ने मौत के घाट उतार दिया, जो इसी गांव के हैं, धीरज और प्रकाश। वही है जो गांव में पिछले कुछ समय से चोरी कर रहे हैं। उस रात मैं और मेरे पति आपस में बातें करते हुए सोने पहुंचे, तभी इन दोनों ने मुझे और मेरे पति को मार डाला और मेरी सास का दिया हुआ पुश्तैनी पायल चुरा लिया। धीरज और प्रकाश भी ये बातें सुन रहे थे। तभी वो दोनों अपने घर का दरवाजा खोलकर भागने लगते हैं और वो चुड़ैल उन दोनों को दबोच लेती है और उनका गला पकड़कर उनका गला मोड़ देती है, जिससे दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। और गांव वालों को उस चुड़ैल की सच्चाई भी मालूम चल जाती है कि आखिर वो चाहती क्या थी। लेकिन उस दिन के बाद वो दोबारा कभी नहीं आती।